जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के लिए जो जिस तरह के आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हो क्वेश्चन सेम देखने को मिलता है, उसी तरह के क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, जीएस देखेंगे, यूपी स्पेशल देखेंगे और यूपी कांस्टेबल से यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बिना देर के हुए देख लेते पहला क्वेश्चन। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे और झगड़ा बंद करने के लिए निर्णय लेने का कार्य करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वरीय पदाधिकारी ने आपको डांटा है, आप मानते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप कांस्टेबल हैं और उससे ऊपर कोई रैंक के अधिकारी ने आपको डांटा बिना गलती का, तो आप उस समय क्या करोगे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। किसी वरीय पदाधिकारी ने आपको डांटा है और आप मानते हैं कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो आप महोदय से नम्रतापूर्वक वस्तु स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वह व्यसनीय न हो, चरित्रहीन न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। तो आप लोग अपना आंसर चुनते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि कितने में से कितना सही हुआ। ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, और ये मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनता की शिकायत तथा आरोप की जांच निष्पक्ष एवं बिना भेदभाव एवं पक्षपात के करने के लिए उपबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। विधि विरुद्ध जमाव में 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं जबकि जो कि आपराधिक बल का निर्माण करते हैं, साथ साथ किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन का निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(b) में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस प्रकार का संरक्षक घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मूल अधिकार। इसके बारे में देख लेते हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है, राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा। प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार को किस भाग में रखा गया, 3 में, और कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो तूती बोलना क्या होता है? झगड़ा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आँखों से ना देखा जा सके, तो जो आँखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अगोचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पंकज। वस्तुतः शब्दों में से पंकज योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाता है।
पंकज का सामान्य अर्थ पंक में जमा है, किंतु इसका रूढ़ अर्थ कमल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में यहाँ ABCD गलत है, A B और C और ये हो जाएगा D। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, D पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? आज और कल। हम आजकल नहीं बोलते हैं, आज और कल। तो आज और कल जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, या लगा हो और लगा हो। अगर इस तरह के शब्दों में कुछ लगा हो या इस तरह के कुछ लगा हो या विपरीत शब्द हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भूपाल पालव भूपति बदनेश नंद सुजान हैं। इस पद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा A पॉइंट, हरिगीतिका। प्रस्तुत पंक्ति में हरिगीतिका छंद है। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको शॉर्ट ट्रिक से संधि याद होगा वो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग जान गए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा A पॉइंट। राजेश शब्द में गुण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद राज प्लस ईस होगा। गुण संधि में अ और आ के बाद र या ई उ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ओ हो और अर हो जाता है। तो ए ओ अर हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्तिशाली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? इसमें पूछा है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आप लोग ध्यान से देख के पढ़ा कीजिएगा। क्या नहीं है जब पूछता है, ये नहीं कि ऐसे ही बस ट्रिक कर दें। हम पढ़ते हैं जैसे लगता है क्या है, तो ध्यान देना है। राइट आंसर हो जाएगा D पॉइंट। जीवेश जगदीश परमात्मा ईश्वर के पर्यायवाची हैं, जबकि जीवनो उदय अमृत का पर्यायवाची है। तो ये नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हे खग मृग के मधुकर शेरनी, ये शेरनी है, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें पूछा है कौन सा रस है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग अपना रस चुन लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। प्रस्तुत पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। इसमें भगवान राम द्वारा सीता माता के हरण पश्चात पशु पक्षियों से इनके विषय में पूछने की घटना का वर्णन है। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा B पॉइंट, बाणभट्ट। इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें निराला जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के कितनी मात्राएं होती हैं? तो C पॉइंट हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछा चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 हो गई। चौपाई कितने चरण की होती है? तो चार चरण की होती है। अंत में क्या आता है? तो गुरु आता है। तो इस तरह के चीज़ों को सारे को रिलेट करके आप क्वेश्चन बनाना और याद रखना। दोहा में कितने चरण होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोहे में कितना चरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। दोहा में 4 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और दूसरी तथा चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे
पहले और तृतीय में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। और बता रहा हूँ ट्रिक आप लोगों को कैसे याद करना है। जैसे पहले और तृतीय में 13, पहला ये है और तृतीय ये है, तो कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। और उसके बाद जो बच गया उसमें 11 मात्राएं। इस तरह याद कर लेंगे, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और किसमें? दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह ट्रिक बना के याद कीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। विनय पत्रिका कृति के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह राम भक्ति काव्य परंपरा का ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजक के रचयिता कौन हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं। बीजक के कबीरदास द्वारा रचित शब्द साखी रेमनी के पदों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बी पॉइंट अज्ञेय। डियर फ्रेंड्स, रचनाओं से लेकर एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें कम से कम 80+ रचनाओं को कवर किया गया है। अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने बताया था कि या और योजक चिन्ह और आ जाए तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। दाल रोटी में समस्त पद का विग्रह दाल और रोटी है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि दोनों पद किस समास के प्रधान होते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। डीप में क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट दुह प्लस शासन। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। और इसका PDF चाहिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है? तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय अंतिम में लगता है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पूछा है प्रत्यय, तो आप इसके बारे में राइट आंसर करेंगे, अपना सोच लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। अब बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, तद्भव तत्सम। तो त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तिथिवार। सी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? तो विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? तो आप लोग राइट आंसर कर देंगे ए पॉइंट परिणय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? तो कमला, सिंधु सुता, रमा, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो आप देख सकते हो, इसके बारे में और सारे दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथ देव कर कमन भरोसा, सोसी सिंधु करियो मन रोसा, कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद है, यह
एक मात्रिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो रस से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे अपना कि कौन सा रस है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लेना। यह देश पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के लिए तथा देश के वनों एवं वन्य जीवनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद किस में है? 42 में, 48A, 51 में, 52 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 48A में। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि यह देश पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो नरोरा, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थापित है, तो कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? जैसे हम पानी रखते हैं ना, गर्मियों में मटके के घड़े में रखते हैं तो पानी ठंडा हमेशा रहता है, तो किस कारण हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसके कारण प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, तरंगदैर्घ्य के कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 22 दिसंबर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी 22 दिसंबर। इसके बारे में देख लेते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में समर सेल्टिस इंग्लिश में लिखा है, जिसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है, पड़ता है, तो वह दिन सबसे बड़ा होता है। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, गुजरात। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय वन उद्यानों के अंतर्गत आता है, वह राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, तात्या टोपे जी का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो देश नायक किसने कहा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, महात्मा गांधी जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? डी पॉइंट, महात्मा गांधी जी ने किया था। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देश नायक ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था
सॉरी, ये इसमें महात्मा गांधी बता दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत से अपनी सरकार बनाई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पंजाब से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मीर सैयद अली। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो किस चीज़ को इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। तो डियर फ्रेंड्स, और इसके बारे में देख सकते हो 13वीं शताब्दी में हुआ था, और अमीर खुसरो जी ने किया था, और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन प्लस थे, और ये इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह आप एग्जाम में जब बैठोगे तो सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, तभी इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और 50 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।